नमस्कार। आपके लिए ठीक है, ये कल वीडियो कल आपको मिल जाएगा। ये रात को मैं अभी शूट कर रहा हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं दिखेगा। हर दिन अराउंड 1 घंटे का आपका वीडियो साइंस का आ रहा है। तो प्लीज़ 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 अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, मिस मत कीजिएगा और वीडियो अंत तक कंप्लीट कीजिए। उसके बाद देखिए कि आप कितना इंपावर्ड और कितना आप अपना आपको कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसके साथ जो आपका एमसीक्यू का वीडियो आ रहा है ये करना है, प्लस स्पीडी वाला 7 क्लास मैंने 1 1 घंटे का लिया है, उसका भी प्लेलिस्ट आपका नीचे। इससे बाहर कुछ नहीं, और इससे बेस्ट आपके लिए अभी पूरे यूट्यूब पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है अगर हम साइंस का बात करें तो। ठीक है, एक बार बस आप इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप खुद ब खुद ये फील करोगे कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। सो थैंक यू सो मच। मेक श्योर अंत तक देखो और कमेंट करें। जय हिंद। वो ये है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो जल की स्थायी कठोरता, ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखोगे और इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। मतलब क्लोराइड और सल्फेट का जब आयन, ठीक है, आपको वाटर में होगा, ठीक है, तब आपका क्या होगा, वो जल में एक परमानेंट, ठीक है, आपका हार्डनेस ला देगा। सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपने ये समझा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब कैल्शियम आपका क्लोराइड बन जाए या कैल्शियम सल्फेट बन जाए। याद रखना, इसका मतलब होता है कैल्शियम आपका क्लोराइड बन जाए या कैल्शियम सल्फेट बन जाए तो आपका क्या होगा, आपका जो पानी है वो कठोर हो जाएगा। ठीक है, या आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाए या मैग्नीशियम सल्फेट बन जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पानी जो है आपका कठोर हो जाएगा। अब एक वर्ड पूछा गया कि कठोर हो जाना, ये भी पूछा गया था। कठोर हो जाना मतलब क्या, आपका झाग नहीं बनेगा। जो झाग बनता है ना, जिसे आप देखते हो ऐसे करते हो तो झाग बन जाता है, वो झाग नहीं बनेगा। तो याद रखना, हार्डनेस मतलब यहां ये है कि आपका झाग नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, लिख लेना कि आपका जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है, ठीक है, ये किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, किसके द्वारा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव किया जा सकता है? तो बाय वॉशिंग सोडा। किसके द्वारा? वॉशिंग सोडा अगर डालते हो तो आपका परमानेंट हार्डनेस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो याद रखना, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज करोगे क्योंकि ऑप्शन में जो पूछा गया था वो इस तरीके से था, सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है, 10H2O लिखा हुआ था। तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ सोडियम कार्बोनेट हो, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, मैक्सिमम लोग सोडियम कार्बोनेट मार के आए थे। याद रखिएगा, आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, अगर आप बहुत ही करीब से चीजों को देखोगे तो सोडियम कार्बोनेट 10H2O यही होता है आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो याद रहेगा कि अगर हमको, ठीक है, जल की स्थायी कठोरता हटाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको, ये तो ठीक है, यहां परमानेंट हार्डनेस बोला है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि टेम्पोररी मतलब अस्थाई, अगर आपको पूछे अस्थाई, ठीक है, जो हार्डनेस होता है, ठीक है, जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है वो क्यों होता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट के जगह आपको क्या आ जाएगा, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट हो या आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका टेम्पोररी हार्डनेस आ जाएगा, मतलब अस्थायी रूप से। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस तो हमने क्या से हटाया, क्या से हटाया हमने परमानेंट, आपका वॉशिंग सोडा से हटाया। वॉशिंग सोडा हमने मिलाया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, झाग आ जाता है और वो लेके निकल जाता है, ठीक है। बट अगर आपको बोले कि जो टेम्पोररी हार्डनेस है, ठीक है, जो अस्थायी हार्डनेस होता है, ठीक है, उसको आप किस तरीके से हटा सकते हो, तो क्या बोलोगे, आपको बोलना है बॉइलिंग करके। अगर आप वाटर को बॉइल कर देते हो, ठीक है, गर्म कर देते हो, तभी भी आपका टेम्पोररी हार्डनेस जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। उसके बाद जब ये 5 क्वेश्चन आप यहां समझ गए हो तो एक क्वेश्चन आप और समझोगे, वो क्या है आपका, कि यहां लिखा हुआ है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम से जो एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत कम लोग किए होंगे, आज आप लिख लेना इसको कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, आपका विटामिन के के साथ मिलके आपका जो ब्लड क्लॉट होते हैं ना, विटामिन के, कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉट करता है, तो याद रखना विटामिन के जो है ब्लड क्लॉट करता है, बट इसके साथ सहायक तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम, ये पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और यहां दिया हुआ है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम पे आते हैं तो मैग्नीशियम पे याद रखिएगा जो आपका क्लोरोफिल होता है, पूछा गया कि क्लोरोफिल में कौन सा आपका एलिमेंट होता है, कौन सा आपका तत्व होता है या कौन सा मेटल होता है, तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है क्या,
आपका मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और वही अगर आपको इंसुलिन में बोले तो जिंक होता है। तो यहां से आप ये समझ गए, ठीक है। पोटासियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर आपको दिल के बीमारी से दूर रहना है, ठीक है, तो आपको सही मात्रा में पोटासियम आपको लेना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा हिंदी में बोले, जो हम बोले ना वैसे ही याद करना है, ठीक है। जहां मुझे लगेगा कि एकदम हिंदी यूज करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे कार्डियोवैस्कुलर, अब कार्डियोवैस्कुलर को हम क्या बोलेंगे, याद रखिएगा कार्डियोवैस्कुलर जो होता है ये हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट वाला अगर बीमारी से अगर आपको बचे रहना है, ठीक है, तो उसमें पोटासियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए स्टडी ऑफ हार्ट पूछा जाता है, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। और आपका एक चीज और पूछा जाता है कि अगर हमारा हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या बोलोगे, किससे नापोगे? आप नापोगे ईसीजी से। क्या? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और अगर आपको दिमाग को सही से नापना है, दिमाग का एक्टिविटी ठीक से नहीं हो रहा है कि नहीं, तो क्या करोगे? ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। याद रखोगे, ये है आपका हार्ट को चेक करने के लिए, ये है आपका ब्रेन को चेक करने के लिए, ठीक है। यहां से समझ में आया पोटासियम क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ गए। कैल्शियम का हमने बात कर लिया, मैग्नीशियम का हमने बात कर लिया, ठीक है। फिर से हार्डनेस दो तरीके का होता है, हमने वो सब हमने समझाया, ठीक है। आप लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इस पे और क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। वो है हमारा यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हम अपना लाइफ एज्यूम ही नहीं कर सकते, वो है हमारा वाटर, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं वाटर का बात करूं, अगर मैं यहां लिख देता हूं H2O, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, ठीक है, वो मैं बताता हूं आपको। देखो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कभी भी, ठीक है, साइंस का जब आप क्वेश्चंस देखोगे 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, जो एक क्वेश्चन बचेगा उसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे कंसेप्ट वाले वीडियोस देख के, ठीक है। देखो अब हम इसका बात करते हैं, ये क्या से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। पहला क्वेश्चन जो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ये है आपका हेनरी कैवेंडिश, किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं जो बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा लिक्विड है, कौन सा ऐसा तरल पदार्थ है जिसका स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट को हिंदी में बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक हीट को बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी कमजोर है, उतना भी नहीं, ठीक है। देखिए क्योंकि सडनली याद करने में ना दिमाग में नहीं आता, ठीक है। देखिए तो आपको पूछे कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कौन से तरल का सबसे ज्यादा है, तो आपको याद रखना है वाटर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये बहुत हीट अपने अंदर ले सकता है, बहुत ज्यादा, इसलिए इसका हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है, और बहुत कम लोग इसका भी आंसर दिए थे, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का, ठीक है, यूनिट क्या है, तो आपको याद रखना ये है आपका जूल, ठीक है, जूल पर, ठीक है। देखना कैसे लिखा जाता है, जूल, जूल एनर्जी को डिनोट करता है, जूल पर केजी पर केल्विन, याद रखिएगा, ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन। केल्विन क्यों? क्योंकि केल्विन जो होता है आपका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, कल भी मैंने बताया था। और केल्विन एक ऐसा स्केल है, ठीक है, जो कभी नेगेटिव में नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखोगे। और पूछेगा एक और कि जो आपका वाटर है, ठीक है, इसका सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, तो इसका जो आपका कितना होता है, तो याद रखिएगा 4.2, ठीक है, जूल, ठीक है, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये डाटा याद रखना है। सबसे पहला वाटर से क्या याद रखोगे, वाटर का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट है उसमें आपका वाटर का कितना है, तो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और ऐसा यूनिट पूछे स्पेसिफिक हीट का, तो क्या बोलोगे, जूल पर केजी पर केल्विन। और केल्विन कभी नेगेटिव में नहीं होता है इसका स्केल, और ऐसा यूनिट ऑफ जो टेम्परेचर है वो है आपका केल्विन, ठीक है। अब हम यहां आते हैं वाटर पे बात करते हैं। वाटर से पहला हाइड्रोजन हमने निकाला, हाइड्रोजन सबसे पहला, हाइड्रोजन क्या है, किसने डिस्कवर किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोजन से, फ्यूचर फ्यूल, ठीक है, भविष्य का फ्यूल किसको बोला जाता है, तो फ्यूचर फ्यूल, तो क्या बोलोगे, फ्यूचर फ्यूल किसको बोला जाता है, आपको याद रखना है फ्यूचर फ्यूल जो बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका किसको, ये बोला जाता है आपको हाइड्रोजन को, ठीक है, याद रखोगे।
और पूछा जाए कि ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन एलिमेंट है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। सब पूछे गए क्वेश्चन बता रहा हूं। तीसरा चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन का कितने, ठीक है, आपके समस्थानिक होते हैं, आपका आइसोटोप होते हैं, तो आपको याद रखना है 3। आपका क्या, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया था सेम, ठीक है, इसका 3 तो आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। पूछा यह गया था कि कौन सा ऐसा, ठीक है, इसका समस्थानिक है जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसका समस्थानिक का मैं बात करूं, हाइड्रोजन का तो पहला होता है H1, दूसरा होता है आपका यहाँ 1 2 और H1 3, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, याद रखिएगा, H1 इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूट्रियम 1 2, इसको बोलते हैं हम लोग आपको ट्राइटियम, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, पहला तो ये याद रखना है कि पूछे कि कौन सा में न्यूट्रॉन नहीं होता है समस्थानिक में हाइड्रोजन का, तो याद रखना प्रोटियम में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा इसका आपका समस्थानिक है, ठीक है, समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है, तो याद रखिएगा इसको जो ट्राइटियम होता है, ठीक है, ट्राइटियम जो होता है ये क्या होता है आपका, क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, और जो इसका रेडियो एक्टिव वाला आइसोटोप है इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। और हमने रेडियो एक्टिव का बात किया, तो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव जो मैं बोल रहा हूं, जो रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या, कोई भी सब्सटेंस अल्फा बीटा और गामा रेज क्या करेगा, छोड़ेगा। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन और यही बन जाता है कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है, ठीक है, उसको मेजर किससे करते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो जीएम काउंटर। एक क्वेश्चन और कि जो रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट जो है इंटरनेशनल लेवल पे किसको माना गया, तो बैक्यूरेल को माना गया, ठीक है। चलो हाइड्रोजन, इतना चीज आप याद रखोगे, ठीक है। फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है इसको, ठीक है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, ये भी लिख लेना, ये तो आप भूल ही गए होगा। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इसको फ्यूचर फ्यूल क्यों बोला जाता है, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, हाइड्रोजन बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल आप कैसे समझोगे, जैसे कि जो सन है, सन में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हेलियम बनाता है, और तभी तो एनर्जी वहां से निकल रहा है। बट इसका क्या है ना, कंट्रोल करना मुश्किल है, इसीलिए अभी इसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है, पर बोला जा रहा है कि फ्यूचर में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, किरासन दिया होगा, ठीक है, आपका लकड़ी दिया होगा, हाइड्रोजन दिया होगा, ऑप्शन में पूछेगा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, तो याद रखना हाइड्रोजन का हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू मतलब 1 ग्राम अगर आप किरासन जलाते हो और 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन जलाते हो, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा, तो आपको याद रखना है वो करेगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से इतना याद रखो। ऑक्सीजन का अगर हम लोग बात करें, ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया है, तो याद रखना प्रिस्ले ने किया, लिखते हुए चलिएगा, प्रिस्ले, ठीक है, प्रिस्ले ने किया। ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया, प्रिस्ले ने किया, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आया, ठीक है। हमने वाटर का पूरा करा दिया कि वाटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, प्लस हमने बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया, प्रिस्ले ने किया, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इतना काफी है, बाकी कुछ दिमाग में आया तो फिर बताएंगे आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेबिस वैक्सीन, ठीक है, वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये बार बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो रेबिस जो है, ठीक है, ये रेबिस का अगर हम लोग बात करें, तो रेबिस वैक्सीन जो है बेसिकली किसके द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया है, ठीक है। देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, ये है आपका 1 2 एडवर्ड जेनर, लेवेनविक, और आपका यहां दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4। इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, चलो आप लोग इसको कमेंट करो, यहां जो हो जाएगा इसका आंसर जो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लुईस पास्चर, ठीक है। तो अगर आपको बोले, ठीक है, कि रेबिस वैक्सीन का डिस्कवर किसने किया है, तो आपको याद रखना है लुईस पास्चर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब रेबिस से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि रेबिस किससे फैलता है, तो याद रखना वायरस से फैलता है, ठीक है। अगर रेबिस हो जाता है आपको, ठीक है, बट रेबिस किसके काटने से होता है, तो याद रखना कुत्ते के काटने से आपको रेबिस होता है, ठीक है। अगर रेबिस कुत्ता ने काट लिया, आपको रेबिस भी हो गया, आपके अंदर वायरस आ गया रेबिस का, तो क्या होगा, आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, पूछा गया ये भी, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, ठीक है, मतलब आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया मतलब आपको पानी से डर लगेगा। तो रेबिस का जो वैक्सीन है किसने डिस्कवर किया, लुईस पास्चर ने किया है, ठीक है। और ये क्या है, एक वायरल डिजीज है, आपको याद रखना है, ठीक है, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। अगर ये हो जाए, आपको कुत्ता काट लेगा, तो आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, मतलब आपको क्या होगा, सिंपल है, आपको पानी से डर लगेगा, ठीक है।
उसके बाद याद रखना लुईस पास्चर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है आपका जो पेस्चुराइजेशन। आपने सुना होगा पेस्चुराइजेशन का बात। पेस्चुराइजेशन क्या होता है आपको आप पढ़ चुके हो, जैसे कि उसमें क्या किया जाता है, आपको जो मिल्क है मिल्क को हीट किया जाता है, ठीक है। हीट करने से क्या होता है, बैक्टीरिया उसका खत्म हो जाता है। तो ये जो पेस्चुराइजेशन वाला जो बात है वो भी किसने दिया था, इन्होंने दिया था, इसलिए इनका नाम है लुईस पास्चर, ठीक है। इस पे इन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, ये कौन है आपके, ये है आपके, ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिएगा, इनसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि पहला एंटीबायोटिक जो बनाया गया था, ठीक है, तो किसने बनाया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था जो पहला बना था, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन। क्या, पेनिसिलिन, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये जो पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था ये आखिर किस चीज से बना था, तो याद रखिएगा फंगस से बना था, ठीक है, फंगस, ठीक है। फंगस से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछ लेंगे कि फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगस। फंगस मतलब कवक, तो स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है, तो याद रखिएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइकोलॉजी, फंगस के स्टडी को। और फंगस का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, दरोगा मेंस का क्वेश्चन 2400 वाले में आया था, तो काइटिन का बना होता है, ठीक है, ये याद रखोगे, ये फंगस। और एक चीज, ठीक है, ईस्ट आपने सुना होगा, ईस्ट, ईस्ट या मशरूम, तो ईस्ट और मशरूम ये क्या है, तो याद रखना ये भी फंगस है, ईस्ट एंड मशरूम, ठीक है। तो फंगस से याद रखना, फंगस के स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। फंगस का जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होता है, वो काइटिन का बना होता है। ईस्ट और मशरूम ये भी किसके उदाहरण है, तो आपके फंगस के उदाहरण। फंगस से एक क्वेश्चन और है, अस्थमा बीमारी, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, सब लोग कुछ भी लगा के आ जाते हैं। याद रखना अस्थमा बीमारी जो होता है वो भी आपका फंगस से होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये चीज आपको याद रखना है यहां से। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन याद रखना फंगस से बनाया था। उसके बाद यहां है आपका एडवर्ड जेनर, बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध जो हमारे बॉडी में डेवलप होता है, उसके जनक या पिता किनको बोला जाता है, या फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको बोला जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर। क्यों इन्हों, क्योंकि इन्होंने जब टीका, पहला टीका डिस्कवर किया था, पूछ लिया जाएगा कि स्मॉल फॉक्स, ठीक है, स्मॉल फॉक्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्मॉल फॉक्स है, ठीक है, उसका जो टीका किनके द्वारा, स्मॉल फॉक्स, ठीक है, मैं कहां लिख दूं, स्मॉल फॉक्स, ठीक है, स्मॉल फॉक्स, स्मॉल फॉक्स का जो टीका डिस्कवर किया गया था किनके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है ये किनके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन या फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन किनको बोला जाता है, ठीक है, प्रतिरोध जो हमारा बॉडी में डेवलप करते हैं उनके जनक किनको बोला जाता है, तो एडवर्ड जेनर, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, ठीक है। स्मॉल फॉक्स, स्मॉल फॉक्स बेसिकली कैसे होता है आपको पता है ना, एक वायरस से होता है, वायरस का नाम पूछा गया था, तो वेरियोला, क्या बोला जाता है, वेरियोला, वेरियोला वायरस से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं आया है, ठीक है, ये मैं फिर से बता रहा हूं, सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जब पेपर उठाओगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये होता है वेरियोला, तो ये हो गया आपका स्मॉल फॉक्स। और अगर मैं बोलूं कि चिकन फॉक्स किससे होता है, तो याद रखना जो चिकन फॉक्स होता है वो होता है आपका किससे, चिकन फॉक्स किससे होता है, तो वो होता है, देखो स्मॉल फॉक्स बोले तो वेरियोला और चिकन फॉक्स बोले तो वेरिसिला, ठीक है, वेरिसिला जोस्टर, ठीक है, वेरिसिला जोस्टर से होता है, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर से एटलीस्ट आप लोग इतना याद रखना, ठीक है, एडवर्ड जेनर से आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ ल्यूवेनहुक, 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 एंटन वैन ल्यूवेनहुक, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है, माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको बोला जाता है। प्लस बैक्टीरिया का जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, आपको याद रखना है, वो भी किया था किसने, आपका एंटन वैन ल्यूवेनहुक पूरा नाम है। एक क्वेश्चन आया था दरोगा 2400 मेंस में, अगर आप लोगों को याद हो, सल्फा ड्रग्स, याद रख लेना, हो सकता है रिपीट हो जाए क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होता है। सल्फा ड्रग, ठीक है, जो सल्फा ड्रग होता है बेसिकली किसके लिए यूज होता है, वायरस होगा, फंगस होगा, सब चीज दिया होगा, तो याद रखना जो आपका सल्फा ड्रग्स जो होता है बेसिकली किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, ठीक है। इवानोवस्की, इवानोवस्की का हम लोग बात करें तो ये क्या है आपका, इन्होंने वायरस का डिस्कवर किया था, ऑप्शन में ये होंगे, ठीक है, और ऑप्शन में आंसर आपको इसको ही मानना है कि वायरस का जो डिस्कवर किया था किन्होंने किया था, आपका इवानोवस्की। एक क्वेश्चन इसके साथ आप कंप्लीमेंट्री याद रखोगे कि जो वायरस है, वायरस से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा है जो सेल थ्योरी, जो कोशिका का जो थ्योरी होता है, याद रखिएगा किसने दिया था कोशिका थ्योरी, ये भी पूछा गया, तो
किसने दिया था? सिल्डन एंड स्वान ने दिया था, ठीक है। तो जो सिल्डन एंड स्वान ने क्या बोला था कि पूरा दुनिया में हर एक जीव एक सेल से बना हुआ है, बट सेल थ्योरी ऐसा कौन सा चारों में है जो सेल थ्योरी को फॉलो ही नहीं करता, ठीक है। क्या? तो आप क्या आंसर मारोगे? मारोगे वायरस। वायरस एक ऐसा, ठीक है, जीव भी नहीं बोल सकते क्योंकि बॉडी के अंदर आ जाता है तब ये मतलब जीवन में आता है, उससे पहले ये नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है, मतलब इसमें जीव नहीं होता। तो वायरस एक ऐसा जीव है, मान लो, ठीक है, जो आपका सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ये अच्छे से याद रखिएगा। और सेल थ्योरी का जो डिस्कवर किसने किया था? तो सेल्डन एंड स्वान ने किया था। इवानोवस्की, ल्यूवेनहुक, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, लुइस पास्चर, इतना आप याद रखिएगा। और फिर से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं बता के जा रहा हूं। अगर पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जो थंडरिंग होता है उसका डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है वो भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। मोबाइल का डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है। रेडियो का डिस्कवर किसने किया था? तो मार्कनी ने किया था, ठीक है। आपका टेलीफोन का डिस्कवर किसने किया था? तो ग्राम बेल ने किया था, ठीक है। इसी तरीके से बोलते जो आपका एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन जो पहला जहाज बनाया गया तो उसका डिस्कवर किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। इतना याद रखोगे। चलो, उसके बाद है द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर इन ए कॉम्पैक्ट डिस्क इज ड्यू टू, ठीक है। जो आप पहले, ऐसे तो आप यूज होता भी नहीं है, ठीक है, जो डिस्क आता था पहले देखते थे, ठीक है, गोल गोल करके चमकता था, तो बेसिकली वो क्यों चमकता था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लाइट पड़ता था उस पर तो वो चमकता था, तो ये है आपका क्यों? तो ये है आपका डिफ्रैक्शन के कारण चमकता था। क्यों? डिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। अब यहाँ बात आया है लाइट का, क्योंकि कलर, कलर मतलब लाइट, ठीक है। तो लाइट से जो क्वेश्चन पूछे हैं उस पर भी आएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको ऑप्शन पे देख लेते हैं कि ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो, लाइट से ना श्योर है 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना है ना, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है वो क्यों चमकता है? तो याद रखिएगा वो चमकता है आपका डिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। किसी को डिफ्रैक्शन का मतलब शायद नहीं पता होगा, वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, लाइट जो होता है, ठीक है, माना जाता है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बट ये स्टेटमेंट थोड़ा फॉल्स हो जाता है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर एक छोटा सा छेद है यहाँ, ठीक है, अगर इससे लाइट आप पास करते हो तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन या विवर्तन। याद रखिएगा, ठीक है। चलो लाइट पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन जिसको अपवर्तन बोलते हो, याद रखिएगा इससे क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो तारा चमकता है, ठीक है, वो क्यों चमकता है? तो रिफ्रैक्शन के कारण। अब देखो याद कैसे रखोगे, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर याद कैसा। देखो, जब भी अपवर्तन से कोई भी चीज रिलेटेड होगा ना, वो याद रखिएगा वो अपनी जगह से हटके कहीं और दिखेगा, वो है आपका रिफ्रैक्शन। सबसे पहले देखो, रिफ्रैक्शन, सबसे पहले तारा क्यों चमकता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का हम लोग बात करें तो क्यों चमकता है? रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। दूसरा, याद रखना कि जो आपका मछली जो होता है, ठीक है, पानी के ऊपर दिखता है, लगता है कि मछली सामने है, ठीक है, ये क्यों होता है? तो वो भी होता है आपका रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। सब आए हुए। अगर आप पेंसिल रखते हो तो पेंसिल क्या लगता है? थोड़ा कटा हुआ, डाउन लगता है, पानी के ग्लास के अंदर रखोगे, वो क्यों? तो वो भी रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। आप कॉइन होता है, कॉइन, कॉइन अगर पानी में गिरा दे तो थोड़ा ऊपर लगता है, ओरिजिनल प्लेस से थोड़ा ऊपर लगेगा, क्यों? वो भी आपका रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। ये सब जो है आपका रिफ्रैक्शन के कारण। और एक इंपॉर्टेंट याद रखना जो बार बार पूछा जाता है कि सन उगने से पहले, ठीक है, सन उगने से पहले और सन क्या होता है डूबने के बाद भी लगता है कि सन उगा हुआ है। याद रखना, सन उगने से पहले, सन डूब जाने के बाद, तभी भी लगता है कि सन उगा हुआ है। ये किस फेनोमेना से होता है? तो वो भी है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। याद समझ में, बेसिक में, कंसेप्ट में हमने पूरा समझा दिया आपको। लिंक नीचे होगा, स्टेटस को आप जरूर फॉलो करें, व्हाट्सएप स्टेटस को, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन का कारण, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का बात करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का याद रखिएगा, इससे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि जो सूखा बालू होता है, ठीक है, जो सूखा बालू है वो चमकता है, ठीक है, और जो मतलब पानी में मिक्स होता है बालू, वो थोड़ा दूधिया रंग होता है। तो याद रखना, बालू वाला जो कंसेप्ट आएगा आपको आएगा हमेशा रिफ्लेक्शन से। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में आपका बोला जाता है आपका व्यतिकरण, ठीक है, इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, व्यतिकरण। अब ये व्यतिकरण और इंटरफेरेंस में क्या, आप ध्यान देना, ये पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है, 66 बीपीएससी में। अगर आपको बोले, ठीक है, कि जो सोप बबल, बबल होता है ना, मतलब जो आपका बबल, ठीक है, साबुन का बबल हो, ठीक है, वो पानी के अंदर चमकता है, ठीक है, तो क्यों चमकता है? तो व्यतिकरण, इंटरफेरेंस के कारण। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पानी है, ठीक है, पानी के ऊपर किरासन तेल अगर आपने रख दिया तो चमकता है, क्यों? तो ये व्यतिकरण, इंटरफेरेंस के कारण। ये 2 चीज आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है।
अब हम लाइट पे आते हैं, ठीक है। ऐसे उसमें भी बहुत सारी चीजें, हमने किस पे बात किया, रिफ्लेक्शन पे बात किया, ठीक है। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन पे बात किया, ठीक है। उसके बाद ये जो पोलराइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है ध्रुवीयकरण। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कौन सा ऐसा लाइट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ये बताता है कि जो लाइट जो है वो एक अनुप्रास्थ तरंग है, एक ट्रांसवर्स, ठीक है, वेव है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पोलराइजेशन ही बताता है। बोलो क्यों ऐसा? क्योंकि एक क्वेश्चन इसके साथ और पूछा जा जाएगा कि क्या हम, ठीक है, साउंड वेव को, ठीक है, ध्वनि को क्या हम पोलराइज कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको पूछे कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है लाइट का, वो ये बताता है कि जो लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, आपका अनुप्रास्थ वेव है, तो आपको बोलना है क्या? पोलराइजेशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। लाइट पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला लाइट का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लाइट का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लाइट याद रखिएगा एक ऊर्जा है। क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो। दूसरा, लाइट बोला जाएगा कि किस फॉर्म में होता है? क्या वो पार्टिकल फॉर्म में होता है या वेव फॉर्म में, मतलब कण के फॉर्म में होता है कि तरंग के फॉर्म में? तो याद रखिएगा ये डुअल फॉर्म होता है। डुअल फॉर्म मतलब ये आपका पार्टिकल नेचर में भी होगा और आपका वेव नेचर में भी होगा। दो क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा। वेव नेचर मतलब तरंग का वाला जो नेचर है, वेव नेचर थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? तो याद रखिएगा वेव नेचर जो था ये दिया था आपका ह्यूगेन ने, ठीक है। किसने दिया था? ह्यूगेन ने दिया था, ठीक है। और ह्यूगेन बोल रहा हूं, हाइगन ने दिया था, ठीक है। थोड़ा बोलने में कभी कभी ये हो जाता है। हाइगन ने दिया था, ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यही कण का थ्योरी मतलब पार्टिकल थ्योरी जो किसने दिया था? पार्टिकल थ्योरी किसने दिया था? तो आपको याद रखना है न्यूटन ने दिया था, ठीक है। लिखते हुए चलना, नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया लाइट। याद रखिएगा लाइट का दो फॉर्म होता है, वेव फॉर्म भी होता है, पार्टिकल फॉर्म भी होता है। वेव फॉर्म का जो थ्योरी हाइगन ने दिया था और पार्टिकल वाला जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। इतना समझ में आया? और हमने क्या बताया? जो लाइट जो होता है ये एक एनर्जी होता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आप याद रखोगे लाइट से कि लाइट का जो मैक्सिमम स्पीड कहां होगा? तो वो निर्वात में होगा, वो वैक्यूम में होगा। और वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि लाइट का जो स्पीड है पहली बार किसने नापा था? तो आपको याद रखना है रोमर ने नापा था। किसने? रोमर ने, ठीक है। अगर मैं पूछूं जो लाइट का जो स्पीड होता है, ठीक है, जो लाइट का स्पीड होता है ये किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा वो डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा किसी भी मीडियम का वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट। लिख लेना, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। मतलब कोई भी मीडियम का अगर वो मीडियम, ठीक है, उसमें ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वहां स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। मतलब कोई भी मीडियम अगर ज्यादा डेंसर है, ठीक है, मान लीजिए डेंसर मीडियम क्या, मान लीजिए हवा है, हवा से ग्लास में आ रहा है, ठीक है, ग्लास वाला में, तो जो हवा है आपका रेयर मीडियम है और जो ग्लास जो है आपका ये डेंसर मीडियम है। तो स्पीड ऑफ लाइट कहां ज्यादा होगा? आपका हवा में ज्यादा होगा, रेयर मीडियम में ज्यादा होगा, आपका ग्लास में कम होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इतना चीज याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना चीज आप यहां से ये लाइट से याद रखोगे। और चीज इसमें 2-3 क्वेश्चन और पूछे गए हैं जो मुझे बताना था आपको, ठीक है, लाइट से। देखिए सबसे पहले बोले क्वेश्चन पूछा गया था अपने बिहार के एग्जाम में, जो इंडोस्कोपी होता है, अब इसका पता नहीं हिंदी क्या होता है, इंडोस्कोपी, ठीक है। इंडोस्कोपी क्या होता है कि जो अंदर का, आजकल क्या होता है कि ऑपरेशन अंदर फाड़ उड़ के नहीं किया जाता है, ऊपर से ही एक घुसा के, ठीक है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जो इंडोस्कोपी है ये किस पे बेस्ड होता है? ठीक है, इंडोस्कोपी। तो याद रखना पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इंडोस्कोपी किस पे बेस्ड होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हीरा क्यों चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। कटा हुआ कांच क्यों चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। एक होता है आपका स्कैटरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं परिकिरणन। याद रखना स्कैटरिंग, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि जो आपका आकाश है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरणन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। आपका जो समुद्र है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्यों? तो वो भी स्कैटरिंग के कारण, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जो सन जो होता है, ठीक है, सन के उगने से पहले, ठीक है, उगने से पहले ही लालिमा दिखाई देती है, एकदम लालिमा दिखाई देती है, और डूबने के बाद भी लालिमा दिखाई, लाल लाल दिखाई देता है। तो वो क्यों होता है? तो वो भी आपका स्कैटरिंग। जहां भी फैलाव का बात आएगा, जहां भी रंगों का फैलाव का बात आएगा वो आएगा आपका स्कैटरिंग, ठीक है। इतना चीज याद रखोगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे काफी चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी टाइम हो गया है, तो एक चीज और, हाँ, ये लास्ट आप कर लो एक बार, ठीक है।
क्योंकि इसमें आप लोगों का डाउट था सर इसको करवा दीजिए। देखिए जो पैरासाइट से जो बीमारी होता है एक बार याद रखो, ठीक है, परजीवी से जो बीमारी होता है, एक होता है आपका मलेरिया, ठीक है, एक होता है आपका कालाजार और एक होता है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। अब देखो ये जितने भी ये परजीवी से होने वाली बीमारी, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो मलेरिया जो है, ठीक है, ये किस परजीवी से होता है, ठीक है। परजीवी तो एग्जैक्टली आप मत बोलो, प्लाज्मोडियम से होता है, उस इतना याद मत हो, बस इतना याद रखना ये जितने भी है मलेरिया, कालाजार और ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ये है। और फिलेरिया, ठीक है, ये फिलेरिया भी क्या है, जो पैरासाइट से होता है, याद रखना। पूछा जाएगा कि मलेरिया को कौन सा फैलाता है, जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, आखिर इसको कोई फैलाएगा ना एक जगह से दूसरा जगह। जो पैरासाइट है आपके बॉडी में कौन डालेगा परजीवी, वो डालेगा आपका एनाफोलिस। एनाफोलिस मॉस्किटो के कारण आपका मलेरिया फैलता है। आपका जो कालाजार है, कालाजार का जो परजीवी है वो आपके बॉडी तक कौन लेके जाएगा, उसको कौन फैलाएगा। तो याद रखना कालाजार को जो फैलाता है उसको कौन फैलाता है, सैंड फ्लाई। कौन सा फ्लाई, सैंड फ्लाई। उसी तरीके से ट्रिप्नोसोमा, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं इस बीमारी को। इसमें क्या होता है कि आपको नींद आते रहेगा। तो इस बीमारी को कौन सा कौन सा वेक्टर कौन है, वेक्टर मतलब क्या, आखिर इसको कौन फैलाता है, तो आपको याद रखना है टिस टिस फ्लाई। ये भी फ्लाई है, मतलब मक्खी है, ये भी सैंड फ्लाई है और ये है आपका मच्छर है, ठीक है। और फिलेरिया जो होता है, फिलेरिया ये भी एक परजीवी से ही होता है। इसका याद रखना, कालाजार जो होता है इसका नाम पूछा गया था कि कौन सा परजीवी से, तो लिस्मेनिया। क्या है इसका नाम, लिस्मेनिया, ठीक है। देखो जहां जो क्वेश्चंस आया हुआ है हम वही बता रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये लिस्मेनिया के कारण होता है। एक क्वेश्चन जहां आप लोग अटकते हो, ठीक है, कि सर डेंगू जो है, ठीक है, डेंगू बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखना ये जो डेंगू है, ठीक है, डेंगू, सर डेंगू ये किस मतलब डेंगू को फैलाता कौन है, तो याद रखिएगा डेंगू को जो फैलाता है एक मच्छर फैलाता है जिसका नाम है एडिस। एडिस एजिप्टी बोला जाता है, इसको नाम रखो एडिस। जो एडिस मॉस्किटो है यही डेंगू को फैलाता है, याद रखिएगा। बट ये जो डेंगू है ये परजीवी से नहीं होता है, ठीक है, आपका पैरासाइट से नहीं होता है। ये जो होता है ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है, यही लोग गलती करेंगे, ठीक है। तो डेंगू जो है एक वायरल डिजीज है, ठीक है। और याद रखना क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप लोग पेपर देखते हो, कि ब्रेक बोन फीवर किसको बोला जाता है, मतलब ऐसा फीवर, इसको वर्ड यही लिखा रहेगा ब्रेक बोन फीवर, मतलब ऐसा फीवर जिसमें आपका जो हड्डी हड्डी टूटेगा, इतना दर्द होगा, तो आपको याद रखना है वो भी है आपका डेंगू, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पायरोमीटर इट्स फॉर मेजरिंग, ठीक है, कि पायरोमीटर जो है बेसिकली क्या का यूज होता है, इसका यूज क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसका ये होगा आपका हाई टेम्परेचर। क्या होता है इसका, जो हम लोग सॉरी इसका होता है आपका हाई टेम्परेचर, जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। सबसे पहले आप एयर उठाओ, ठीक है, आप इससे जितने क्वेश्चंस बने हैं आज तक उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले याद रखना एयर जो है, ठीक है, एयर पूछा जाएगा क्या है, ये मिक्सचर है, पहला क्वेश्चन। तो ये क्या है, मिक्सचर है, याद रखिएगा एक मिश्रण होता है। पूछा जाता है कि किस टाइप का मिश्रण है, पहला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ये होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर है। क्या है, होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा, ठीक है, मात्रा किस गैस की होती है एयर में, तो आप क्या बोलोगे, एयर में या वातावरण में जो सबसे ज्यादा किस गैस की होती है, तो वो होता है आपका नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। क्या का, नाइट्रोजन का, जो कि 78% अप्रोक्स होता है। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एयर में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, कौन सा इनर्ट गैस नहीं पाया जाता है, तो रेडोन जो है, ठीक है, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आर्गन का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, पायरोमीटर में, तो आपको क्या बोलना है 0.93। कितना होता है आर्गन का, 0.93। अब ये क्यों पूछा गया, अगर आपको पूछे कि कौन सा इनर्ट गैस या अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है एयर में, तो क्या बोलोगे, रेडोन नहीं पाया जाता है। बट जो आपका आर्गन है एक ऐसा अक्रिय गैस है जो अच्छे अमाउंट में आपको एयर में मिलता है, जिसका अमाउंट जो होता है 0.3%। तो आर्गन भी एक अक्रिय गैस है, ठीक है, जो आपका एयर में मिलता है, उसका परसेंटेज पूछा गया है 0.93। एक क्वेश्चन आप और याद रखोगे, आर्गन का बात चला है तो जो आपका ट्यूबलाइट होता है उसमें जो मेजर इनर्ट गैस होता है, एक तो होता है मार्करी वेपर, मेरे साथ पढ़ना, ठीक है, ट्यूबलाइट में एक तो होगा मार्करी वेपर और दूसरी तरफ कौन सा इनर्ट गैस होगा, तो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है आर्गन, ठीक है। यहां से इतना समझ में आया।
एक क्वेश्चन और याद रखोगे, वो क्या कि स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है? स्ट्रेंजर गैस आपके लिए कौन स्ट्रेंजर हो गया? आपका एक्स। कौन स्ट्रेंजर हो गया? तो आपका एक्स जो है वो आपके लिए स्ट्रेंजर हो गया है। तो जब भी आपको बोले स्ट्रेंजर गैस कौन सा है, तो आपका एक्स मतलब जेनॉन, जिसको हम लोग एक्स से लिखते हैं, जेनॉन जो है आपका स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आपका असम पीसीएस में कि कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, कौन सा ऐसा गैस है जिसका मात्रा, ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, वातावरण में उसका बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझना, कौन सा ऐसा गैस है जिसका मात्रा जो है वातावरण में बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे तो रेडॉन मिलता नहीं है एयर में, बट जब आपका, ठीक है, अर्थक्वेक आएगा तो याद रखना, अर्थक्वेक के आने के समय रेडॉन का जो मात्रा है वो आपका एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर से एटलीस्ट आप लोग इतना याद रखोगे, और याद आएगा तो हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। यहां टेम्परेचर का बात आया, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, तो क्या बोलोगे? ऐसा यूनिट केल्विन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका केल्विन, इसका ऐसा यूनिट है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर का स्केल है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है? आंसर क्या होगा? अगेन आपका केल्विन होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन टेम्परेचर से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आप हमेशा बात करते हो कि मॉनसून का बात करते हो, मॉनसून बोलते हो, मॉनसून, ठीक है, मॉनसून नहीं आए तो मॉनसून आता क्यों है? वो होता है आपका जब निम्न दाब, जब लो प्रेशर बनता है तब आपका हवा चलने लगती है, हवा चलने लगती है मतलब मॉनसून आएगा, साथ में बारिश लाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर का, ठीक है, और प्रेशर मतलब दाब का जो रिलेशन होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं यहां बोलूं कि टेम्परेचर अगर मैं ज्यादा कर दूं तो यहां क्या होगा? निम्न दाब यहां बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन, आखिर जो एयर फ्लो होता है, ठीक है, इसी से रिलेटेड, एयर जो फ्लो होता है क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस ऑफ प्रेशर के कारण। कहीं निम्न दाब बन जाएगा तो जहां मैक्सिमम प्रेशर है, तो मैक्सिमम प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा? आपका एयर फ्लो होगा और आपका मॉनसून लेके आएगा। तो अगर आपको पूछे कि जो आपका विंड, जो हवा जो है क्यों फ्लो होता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, क्यों? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इतना याद रखोगे टेम्परेचर से। एक क्वेश्चन और याद रख लेना यहां, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है कि केल्विन को तो आपको पता होगा, फ़ारेनहाइट को, ठीक है, आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो एक फॉर्मूला याद रखना, C/5 इक्वल टू F-32/9। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना, यहां से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में बोलूं तो 37 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा इसको, ठीक है, कितना। और अगर यही पूछूं कि फ़ारेनहाइट में तो 98.6, ठीक है। यही अगर मैं पूछूं केल्विन में तो 310। ये एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन में आएंगे, यही चीज आपको याद करके रखना है। देखो यहां आया पायरोमीटर, ठीक है, अगर यही पायरो हेलियोमीटर होता, ठीक है, पायरो, ठीक है, पायरो हेलियो लगा देता, हेलियो, ठीक है, तो हेलियोमीटर अगर आ जाए तो याद रखिएगा पायरो हेलियोमीटर जो होता है बेसिकली जो होता है अर्थ का जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन उसका जो टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखोगे। इतना आप याद रखोगे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जिसको आर्द्रता बोलते हो आप। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा नहीं पूछा गया है, पूछा जाएगा कि जो आपका रेन होता है, ठीक है, जो रेन होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? जो आपका रेन मतलब जो बारिश होता है किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है कि आपका वातावरण में नमी कितना है। नमी कितना है मतलब क्या हुआ? मतलब आर्द्रता कितना है, मतलब क्या? आपका जो वातावरण है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है, वो ह्यूमिडिटी दिखाता है। ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसको क्या से नापा जाता है? तो इसको नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। याद रखना, इसको क्या से नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। और ये क्या हो गया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। वही रिलेटिव डेंसिटी को किससे नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से, ठीक है, इतना चीज याद रखोगे। यहां अर्थक्वेक का बात हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थक्वेक में। सबसे पहले याद रखना, अर्थक्वेक का अगर हम लोग बात करें तो अर्थक्वेक में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है
कि अर्थक्वेक जो होता है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किससे किया जाता है, तो क्या बोलोगे, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ मैं बस छोटा सा लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लेना, सिस्मोग्राफ। बट अगर बोले कि इसका इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड किससे नापा, ये तो बताता है कि हाँ मैंने नापा, मैंने उसको रिकॉर्ड किया कि हाँ अर्थक्वेक आया, बट पूछे कि मैग्नीट्यूड कितना तीव्र से आया था, कितना तीव्रता से, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, तो बोलोगे रिक्टर स्केल। क्या बोलोगे, रिक्टर स्केल। तो बोले कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किस में करते हैं, तो सिस्मोग्राफ में। दूसरा क्वेश्चन रिक्टर स्केल, ठीक है, उसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किससे नापते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, कितना आया था, बोलते ना इतना आ गया, 5 आया, 7 आया, 7 आया तो खैर खत्म, ठीक है, तो रिक्टर स्केल से नापते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ठीक है, कि जो रिक्टर स्केल है इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, तो 0 to 9 तक। इससे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि 0 से 9 तक तो करता है, पर ये रिक्टर स्केल किस टाइप का स्केल है, तो बोलोगे किस टाइप का है, लॉगरिथमिक। लॉग पढ़ते हो ना, तो इसको लॉग के हिसाब से नापा जाता है, तो एक लॉगरिथमिक स्केल है। प्लीज रिवीजन कीजिएगा, जो भी समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थक्वेक, चलो अर्थक्वेक से 2 क्वेश्चन और पूछे गए, वो भी बता देता हूं। जहां से अर्थक्वेक, जहां पहले आता है, बोलते ना एक पॉइंट होना चाहिए, वहीं से तो अर्थक्वेक निकलेगा ना, क्योंकि अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा, अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, आपका जो सी है, सी मतलब क्या, समुद्र है, उसमें जब वोल्केनो फूटता है, ठीक है, वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो क्या होता है आपका अर्थक्वेक आता है। तो पहला पॉइंट जहां आता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फोकस, ठीक है। और फोकस से ये कहां पहुंचता है, जब पहले कहां पहुंचेगा, धरती का जो पहला पॉइंट जहां पहुंचता है उसको क्या बोला जाता है, एपीसेंटर। एपीसेंटर। इतने क्वेश्चंस आपको यहां से बनते थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं, बट एटलीस्ट इतना आप लोग याद रखोगे, ठीक है। सोच लो कितना क्वेश्चन। और एक चीज, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि हम एज ए टीचर ही सिर्फ आपको नहीं पढ़ाने आए, एज ए स्टूडेंट, ठीक है, A to Z चीज ये आया हुआ है, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। सो एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट भी हम यहाँ आपके सामने खड़ा है, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे आपको पढ़ना है। अब ये देखो, चंद्रमा पर किसी पिंड, ठीक है, चंद्रमा पर किसी पिंड बॉडी का भार, ठीक है, 60 kg है, ठीक है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, आप कमेंट कीजिए, ठीक है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। देखिए वेट बोला है ना, सॉरी, यहां न्यूटन लगा लो, ठीक है, वेट है, ठीक है, भार है यहाँ, ठीक है, यहाँ मास नहीं है, ठीक है, यहाँ भार बोला है, ठीक है, द्रव्यमान नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो यहां बोला है कि चंद्रमा पर किसी बॉडी का भार मतलब वेट, ठीक है, 60 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर क्या होगा, पृथ्वी पर क्या होगा, इसका हो जाएगा 360। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बॉडी, ठीक है, अर्थ पे है, ठीक है, और अगर वो मून पे जाता है, ठीक है, मान लीजिए इसका क्या है, 6 है न्यूटन इसका वेट है, वेट मतलब भार है, तो अगर ये यहां जाता है तो कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया। तो बोला है कि इसका जो वेट है, चंद्रमा पर किसी पिंड का वेट जो है 60 न्यूटन है, तो यहां अगर 60 न्यूटन है, ठीक है, तो यहां अगर वापस आएगा तो कितना हो जाएगा, उसका 6 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 जा कितना हो जाएगा, 36, मतलब 6 × 60 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 360 न्यूटन। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग द्रव्यमान का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं मास का, ठीक है, और मास जो है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है, आप कहीं भी ले जाओ उतना ही रहेगा, ठीक है, बट हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं, वेट का। वेट किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। जी का हम लोग कैलकुलेशन के लिए कितना वैल्यू लेते हैं, 10 लेते हैं, तो जी जो होता है, अगर यहां 1 है, ठीक है, अर्थ पे, तो अगर मून पे ले जाएंगे तो जी उसका 1/6 हो जाता है। तो अगर वेट हम लिखते हैं, अब ध्यान से समझना, वेट अगर हम लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, m × g, ठीक है, तो ये मास तो कांस्टेंट है आपका, ठीक है, ये वेरी नहीं होगा, पर जो ये g जो है, g आपका जी, ठीक है, g क्या है, अगर यहाँ आपका 6 है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो वेट अगर यहाँ 6 था, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको समझना था, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, जी अगर जो भी होगा उसका वो 6 गुना हो जाएगा। अब यहां से समझना, अगर आपको पूछे, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपका द्रव्यमान या मास का यूनिट क्या है, तब आप क्या बोलोगे, केजी, ठीक है, बट अगर आपको पूछे वेट का,
या भार का यूनिट क्या है, तो क्या बोलोगे आप, न्यूटन। तो यहां से एक चीज आपको ड्राइव होना चाहिए कि जो न्यूटन जो है, जो भार जो है, बेसिकली क्या है, एक फोर्स है, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, वो भी न्यूटन होता है। तो जो फोर्स और आपका भार, बोलते हैं ना इतना भार लगाया हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, इतना वेट लगाया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, तो इतना चीज आपको यहां से समझना था। और यहाँ क्या है, यहाँ है आपका चंद्रमा दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा चंद्रमा सिर्फ एक ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है हमारा, किसका, अर्थ का, ठीक है, अर्थ का, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं पूछूं क्या, ये पूछा गया कि अर्थ से सनलाइट आने में, मैं सनलाइट बोल रहा हूं, हाँ सनलाइट भी सही है, अर्थ से जो रोशनी आता है धरती पे, उसको आने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 1.3 सेकेंड, मतलब 1.3 सेकेंड आप बोल सकते हो, मतलब 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। और अगर मैं बोलूं सन से आने में कितना टाइम लगता है, सन का रोशनी को, तो क्या बोलोगे, 500 सेकेंड, ठीक है, याद रखोगे। और अर्थ का सबसे सामने वाला स्टार कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे सामने वाला जो स्टार है कोई अर्थ का, वो है आपका सन है, याद रखना, सन भी एक स्टार है। और सन को छोड़ दिया जाए उसके बाद कौन सा है सबसे सामने वाला स्टार अर्थ का, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। और यही मैं बोलूं कि सबसे चमकीला, ठीक है, स्टार कौन सा है हमारा पूरा सोलर प्लेनेट में, तो आप क्या बोलोगे, डॉग स्टार है, ठीक है, जिसको हम लोग साइरस भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो, ठीक है, वो है आपका कि सर सोलर इक्लिप्स कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण क्या होगा, ठीक है। आज मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर आपको पूछे, देखो हमेशा एक चीज याद रखना, सोलर इक्लिप्स मतलब सोलर इक्लिप्स बोले, सूर्य ग्रहण पूछे, ठीक है, या चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स पूछे, तो आपको याद कैसे रखना है, देखो याद रखना, सन जो है ना, ये तो मास्टर है, ठीक है, ये कभी अपना जगह चेंज नहीं करेगा, ये क्यों चेंज करेगा, ये तो हीरो है, ठीक है। मेन जो जगह चेंज होगा, किसका चेंज होगा, आप मान लीजिए ये है आपका अर्थ, ठीक है, और ये है आपका मून, ठीक है, ये दोनों अपना जगह चेंज करेगा। तो पहला अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि सोलर इक्लिप्स कब होगा, सोलर मतलब सूर्य ग्रहण कब होगा, ठीक है, सोलर इक्लिप्स, ठीक है, सोलर इक्लिप्स जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, अगर मैं ये बोलूं, तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण कब होगा, जब आपका मून जो है आपका किसके बीच में आ जाएगा, सन और अर्थ के बीच में। अब याद कैसे रखना है, दूसरे वाले से, क्योंकि एक याद है तो दूसरा आपको याद होगा। सन को आपने यहीं रखा, अब क्या होगा, जो लूनर इक्लिप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, लूनर, जिसको आप लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है, तो लूनर इक्लिप्स, ठीक है। अब लूनर इक्लिप्स में क्या होगा, आपका जो ई है, ई जो आपका यहां आ जाएगा, अर्थ जो है बीच में आ जाएगा, और मून जो है आपका यहां आ जाएगा। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो चंद्र ग्रहण बोलता है ना, चंद्र ग्रहण। अब लूनर फॉर क्या, धरती पे सबसे सुंदर जीव क्या है, लड़की, ठीक है। तो L4 होता है लड़की, और L4 होता है लूनर, और बोलता है ना, कंपेयर भी करता है, चांद सा मुखरा है एकदम, बोलते हैं। तो चांद सा मुखरा है, तो कहां होगा चांद सा मुखरा, अर्थ में होगा, सिंपल सी बात है। तो जब भी आपको लूनर इक्लिप्स बोले, ठीक है, लूनर L4 लड़की, या चंद्र ग्रहण बोले, चांद सा मुखरा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल है भाई, किसका बात चल रहा है, अर्थ का बात चल रहा है, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। चेंज किसको करना है, सिर्फ इन दोनों को। तो जब भी लूनर इक्लिप्स का बात करेगा, जब भी चंद्र ग्रहण का बनेगा, तो चांद सा मुखरा आ गया बीच में, ठीक है, अर्थ आ गया बीच में, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे ही बोलेगा सोलर इक्लिप्स क्या होगा, आपको पता है लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में चांद सा मुखरा बीच में आ जाता है, अर्थ बीच में आ गया, तो सोलर इक्लिप्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, मून बीच में आएगा, और ये तो बॉस है, ये तो हमेशा साथ में ही रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा चीजें, बट ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए आप इसको बोलिए, कोल्ड ब्लडेड, ये सब पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, फ्रॉग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये ट्रू हो जाएगा। सबसे पहला फ्रॉग से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, क्या बोला जाता है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस, पहला क्वेश्चन आपको ये बोला जाएगा। अब कुछ कुछ बातें आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखे रहेंगे, आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, कौन सा आपका वार्म ब्लडेड है, याद रखिएगा, ठीक है। आपका बर्ड जो होता है, बर्ड और मेमेलिया मतलब क्या, हम लोग जो स्तनधारी है, उस वो
और आपका बर्ड, बर्ड मतलब जो पक्षी, ये दोनों जो होता है आपका क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब गर्म खून वाले होते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना, क्योंकि ये पूछा जाएगा। अगर पूछे कि वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होता है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं, ठीक है, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो वैसे जीव जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। सो वी आर ए वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे कि आपका जितने भी कीड़ा हो गए, इंसेक्ट हो गए, ठीक है, वो सब क्या है आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जैसे कि इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, ठीक है, तो इंसेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके रेंगने वाली चीज है, रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं, जो रेंग के चलते हैं, तो जितने भी रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, आपको याद रखना है रेप्टाइल्स। उसके बाद जितने भी एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियंस मतलब क्या, जो जल में भी रहते हैं और आपके धरती पे भी रहते हैं, तो याद रखिएगा ये एम्फीबियंस में आते हैं, ठीक है, उभयचर आई थिंक बोला जाता है, ठीक है, तो इसको एम्फीबियंस में आते हैं। तो ये हो गया आपका एम्फीबियंस, क्या होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो एम्फीबियंस बोले, रेप्टाइल्स बोले, इंसेक्ट बोले, ये सब जितने हैं, ये सब क्या है आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और हम लोग क्या है वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। समझ में आया इतना। अब यहाँ कुछ चीज आप लोग याद रख लो, ठीक है। सबसे पहले ब्लड का बात किया जाए तो ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड परिसंचरण तंत्र का डिस्कवर किसने किया था, विलियम हार्वे ने। बार बार करवा करवा के दिमाग में ड्रिल्ड करवा दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था, इतना याद रहेगा। उसके बाद ब्लड, कौन सा ऐसा ब्लड है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा है, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीबॉडी है, ए और बी, तो ओ वाला जो है उसमें दोनों एंटीबॉडी होता है, ठीक है। और पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जंतु है जिसका जो पूछा गया कि खून का कलर ब्लू होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का जो खून होता है वो ब्लू होता है। और ऑक्टोपस को एक और नाम से जाना जाता है जो पूछा गया है, वो है आपका डेविल फिश, याद रखिएगा डेविल फिश, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होता है, ये चीज आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत सारे चीजें हैं पर चलो। अब ये है कि मेजर फूड फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सामने आएगा, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि लंबे समय की कसरत के मुख्य ईंधन क्या होते हैं। आपको पता है कि जब भी दौड़ के हम लोग स्कूल में आते थे, ठीक है, अगर आप दौड़े हो स्कूल में, ठीक है, तो जल्दी से पीटी सर हम लोग को क्या खिलाते थे, ग्लूकोज खिलाते थे। ग्लूकोज खिलाना मतलब क्या, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट देना। तो क्या होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। अब पहला क्वेश्चन याद रखना, कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप जलाते हो तो कितना आपको कैलोरी एनर्जी मिलेगा, ठीक है, तो याद रखना 4.2, ये पूछा गया है, ठीक है, 4.2 कैलोरी, या ऑप्शन में आपको 4 कैलोरी भी दिया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट, या बोल सकते हो कि सबसे जो हमारा बॉडी पचा लेता है वो सबसे छोटा यूनिट कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का, तो याद रखें सबसे सिंपल फॉर्म जो होता है इसका, ये होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है, क्या होता है आपका ग्लूकोज। अब यहाँ एक चीज मैं समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी ध्यान से एकदम यहाँ समझ के रखना। अब हम लोग बात करने, ग्लूकोज का बात चला है, ठीक है, तो ग्लूकोज का बात चलने से लोग फोटोसिंथेसिस एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखो 6CO2, ठीक है, 6H2O, ठीक है, यहाँ होगा आपका क्लोरोफिल, ठीक है, यहाँ सनलाइट, ठीक है, फिर से क्या निकलेगा C6H12 और O6 प्लस 6O2, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब ध्यान से समझना, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाए। ये क्या है, ये है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये आपका प्लांट में होगा। और प्लांट में जो आपका CO2 कहां से लेगा, वातावरण से लेगा, ठीक है, H2O कहां से लेगा, वो जड़ से पानी लेगा। और क्लोरोफिल क्या होगा, हरा पत्ता में क्लोरोफिल होगा, सन के प्रेजेंट में होगा, और क्या निकालेगा, यहाँ ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, और ये हो इसका ऑक्सीजन भी देता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, जो ये जो ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ है
जो प्लांट है किस फॉर्म में यूज करेंगे, याद रखना प्लांट कभी भी डायरेक्टली ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में यूज नहीं करेगा, वो किस फॉर्म में यूज करेगा, आइदर स्टार्च के फॉर्म में या सेलुलोज के फॉर्म में। कैसे, स्टार्च या सेलुलोज। अब ये जो सेलुलोज से एक क्वेश्चन बनता है जो हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा जो सेल वाल होता है, जो प्लांट का सेल वाल होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो किससे बना होता है, तो याद रखिएगा सेलुलोज से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दरोगा मेंस में पूछा गया था कि जो आपका जो फंगस होता है, जो कवक होता है, उसका सेल वाल किससे बना होता है, तो याद रखिएगा काइटिन, काइटिन, CHITIN, काइटिन, ठीक है। ये तो खैर यहां हो गया। अब इस पे वापस आते हैं, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, पहला क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा, जो हमने बताया कि जो प्लांट जो है सेलुलोज के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को यूज करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है या मेन प्रोडक्ट कौन सा है, तो हमेशा याद रखना इसका मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है, ठीक है। प्लांट ये नहीं है कि वो आपके लिए ऑक्सीजन छोड़ रहा है, वो अपना मेनली खाना बना रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका ये ऑक्सीजन जो छोड़ रहा है, ये इसका बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो याद रखना मेन प्रोडक्ट क्या है इसका, ग्लूकोज है, ठीक है, इतना याद रखोगे ग्लूकोज है। तो 1 2 3 यहां से क्वेश्चन बना। चौथा क्वेश्चन, जो आपका ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा का पूरा आज रगड़ देते फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो आपका ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो क्या बोलोगे, इसमें होता है मैग्नीशियम होता है, ठीक है। वही इंसुलिन में क्या होता है, तो जिंक होता है इंसुलिन में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन याद रखना, पूछा जाएगा जो आपका ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑप्शन में 2 होगा, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो याद रखिएगा ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें अपचय भी होता है उपचय भी होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। प्लस और क्या मैंने बोला, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें क्या होगा, आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, जो ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल इसका एग्जैक्टली काम क्या है, तो याद रखना सन का जो रेज होता है अवशोषित यही करता है, क्लोरोफिल करता है, याद रहेगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये इसमें जो ये जो रिएक्शन हो रहा है, मैंने बोला इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो याद रखना ऑक्सीडेशन जो हो रहा है आपका किसका हो रहा है, आपका H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये जो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है किस टाइप का रिएक्शन है, तो याद रखना रिडॉक्स रिएक्शन भी है और इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मेन प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, तो ग्लूकोज है, और आपका ऑक्सीजन क्या है, तो ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या है आपका ग्लूकोज है, ठीक है। और जो प्लांट है बेसिकली ग्लूकोज बनाने के बाद ग्लूकोज को किस फॉर्म में यूज करती है, तो स्टार्च के फॉर्म में या सेलुलोज के फॉर्म में, ठीक है। जो आपका प्लांट है उसका कोशिका भित्ति सेल वाल किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। आपका फंगस का सेल वाल किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है, ठीक है। इतना याद रखोगे, चलो इतना याद रखोगे तो ये भी कम नहीं है, ठीक है, बाकी सही है यहाँ, ठीक है। चलिए इसके बाद कार्बोहाइड्रेट से हम वहां पहुंच गए थे, ठीक है। चलिए अब कार्बोहाइड्रेट से आपको समझ में आया, अब हम लोग आते हैं प्रोटीन में, ठीक है। तो प्रोटीन से याद रखिएगा ये क्या करता है, हमारा प्रोटीन का काम क्या है, तो प्रोटीन जो है हमारा, याद रखिएगा प्रोटीन क्या है हमारा, जो अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो सबसे पहले 2 बीमारी याद रखना, एक होता है क्वासिरकोर और एक होता है मेरस्मस। फिर से बोल रहा हूँ, लिखूंगा टाइम लग जाएगा, क्वासिरकोर और मेरस्मस। तो क्वासिरकोर और मेरस्मस जो होता है वो प्रोटीन के कारण हो, अगर प्रोटीन आपने सही से नहीं खाया तो बच्चों लोगों में कौन सा 2 बीमारी होता है, क्वासिरकोर और मेरस्मस। अच्छे से आप ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन याद रखिएगा, प्रोटीन को बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट चाहिए वो है आपका नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैं बताता हूँ प्रोटीन पे, कि प्रोटीन, ठीक है, कोई चीज अगर आप खाते हो उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, ठीक है, उसको जांच करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा एलिमेंट यूज किया जाएगा, तो सल्फर का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये सल्फर क्या है, तो याद रखिएगा सल्फर का यूज किसमें और किया जाता है, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर जो नेचुरल निकलता है उसको और, ठीक है, मजबूती प्राप्त करने के लिए भी सल्फर यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वो भी पूछा गया है, ठीक है। प्रोटीन याद रखिएगा कि अगर पूछे कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो याद रखिएगा फैट जो है सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, ऑलमोस्ट इसका डबल देता है, 9 पॉइंट समथिंग देता है, बट एग्जाम में 9 पॉइंट के बाद कुछ भी होगा उसको मानना। 1 ग्राम अगर फैट जलाओगे तो आपको 9 पॉइंट समथिंग कैलोरी मिलेगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है, याद रखिएगा।
और जो आपका कार्बोहाइड्रेट देता है वो 4.2 कैलोरी देता है। ठीक है, समझ में आया। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का तो खैर हमने बात कर लिया, प्रोटीन का हमने बात कर लिया कि दो बीमारी होता है। ठीक है, प्रोटीन के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। और अगर जंतु जगत में बात किया जाए, ठीक है, या आपका प्लांट जगत में बात किया जाए, दोनों में एक कोशिकांग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम याद रखिएगा प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, याद रखिएगा। और उसको बोला जाता है क्या, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, किसको, राइबोसोम को। ठीक है, ये भी चीज आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, इतना चीज आप लोग यहां से याद रख सकते हो, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं।